Assalamu alaikum, training zone ke नाजरीन, warmly welcome to all of you with another important video number 13 related to SABIC work permit system. And today we are going to discuss some of the terminologies or kind of definitions जो कि SABIC का कोई भी जो written exam है उसमें भी help out करेगा, और most importantly जब आप practically SABIC की sites पे काम करेंगे तो ये जो definitions हैं ये आपके concepts और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट एचएससी फील्ड, स्पेशली डब्ल्यूपीआर पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ वर्क परमिट रिसीवर, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको समझाने में भी आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। और जितने भी साबिक की सेफ्टी एक्सपेक्टेशंस हैं उसको इंशाल्लाह आप आई एम श्योर कि उसको मीट करने में भी ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। और इस वीडियो में मैं ज़रूर ये भी हाईलाइट करूँगा कि हमने पिछली जो 12 वीडियोज़ हैं, उनमें कितने किस्म के परमिट्स को डिस्कस किया और कौन-कौन से सर्टिफिकेट्स हैं व्हिच आर रियली मच इम्पोर्टेंट, कि अगर आप कोई मेंटेनेंस का या इंस्पेक्शन का या कोई भी कह लें कि कंस्ट्रक्शन का कोई भी प्रोजेक्ट है सऊदी अरामको में, तो आप उसको किस तरह सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे होंगे। तो अगर आप नए हैं हमारे ट्रेनिंग जोन चैनल पे, ये हम सबका डेली लर्निंग क्लब है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हर वो बंदा जो सेफ्टी फील्ड में, एचएससी फील्ड में आना चाह रहा है, चाहे एज ए एचएससी मैनेजर या एचएससी सुपरवाइजर, इवन सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी इंस्पेक्टर और सेफ्टी स्पेशलिस्ट, और इवन सेफ्टी ऑडिटर, और एज अ वर्क परमिट रिसीवर ऑफ सैबिक, इवन सेफ्टी एडवाइजर, सेफ्टी कंसल्टेंट। तो आई एम श्योर कि ये जो ट्रेनिंग जोन है ये कहीं ना कहीं हम सबको ज़रूर हेल्प आउट करेगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। चलें शुरू करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा कि जो पहली 12 वीडियोज़ हैं उसमें हमने किस तरह वीडियो नंबर 4 से ऑनवर्ड स्पेशली जो वर्क परमिट्स हैं, जैसे कोल्ड वर्क परमिट हमने डिस्कस किया जो कि वैलिडिटी होती है 12 आवर्स। इसी तरह हॉट वर्क परमिट है, ये भी 12 आवर्स की मैक्सिमम वैलिडिटी है। जैसे अरामको में 1 ऑपरेशनल शिफ्ट है, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन आवर्स में कर दी गई है। इसी तरह कन्फाइंड पे सेंट्री वर्क परमिट, रेडिएशन वर्क परमिट, ये भी 12 आवर्स आवर्स के लिए वैलिड है। उसके बाद 4 सर्टिफिकेट्स हैं जिसमें व्हीकल एंट्री हमने डिस्कस किया कि व्हीकल एंट्री का जो सर्टिफिकेट है वो 1 डे फॉर रनिंग प्लांट और 15 डेज फॉर प्लांट अंडर मेंटेनेंस एंड फ्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, दैट मीन फ्री ऑफ invisible kind of enemies, not only visible, even invisible gases or hydrocarbon, etc. So lifting certificate जो है upon related work and completion, इस पे सारा वो आ रहा होगा। Lotto and equipment isolation based on the related work completion, और excavation certificate ये 30 days के लिए from the date of issue, or as stated the permit with valid hot, cold or work permit. So ये कह लें कि थोड़ा-सा आपको एक समरी दोबारा से आपके ज़हन में ज़रूर चलेगी, और देन यू कैन गो बैक टू द वीडियोज़ कि उन फॉर्म्स को कैसे फिल करना है और कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशंस आपने फिल करनी है, और कौन-सी सैबिक ने एज़ एन इश्यूर, जो सैबिक का वर्क परमिट इश्यूर है, वो कहाँ-कहाँ रिस्पॉन्सिबल है। और इसी तरह रिलेटेड टू अगर कोई इलेक्ट्रिकल से रिलेवेंट परमिट है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उसकी क्या जॉब है। इसी तरह सारी आपको वो अंडरस्टैंडिंग आपको मिल रही होगी। तो चलें इसमें अब हम डेफिनिशंस को देखते हैं। लेट मी जस्ट शेयर दैट, ताकि आप साथ-साथ अगर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो यू कैन टेक इट अप, अदरवाइज़ ये वीडियो से भी आपको जो की टर्म्स हैं बेसिकली हम पूरा क्रक्स डिस्कस कर रहे होंगे कि जैसे सेफ्टी, एक पर्टिकुलर वर्ड सेफ्टी की बात करें तो जैसे अरामको कहता है कि जी ये फ्रीडम फ्रॉम रिस्क है और हार्म और इंजरीज। लेकिन यहाँ पे भी साबिक की अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि फ्री फ्रॉम इंजरी टू पर्सन, सेम किसी हद तक कॉन्सेप्ट इंक्लूड डेथ, प्रॉपर्टी डैमेज और लॉस ऑफ इन्वायरमेंट। तो लॉस ऑफ इन्वायरमेंट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंटली डिस्कस किया गया है साबिक की सेफ्टी डेफिनेशन में। और पर्पस ऑफ सेफ्टी इज टू सेव द लाइफ एंड प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी। जैसे अरामको में जो है वो 4 पिलर्स को उन्होंने हाईलाइट किया है कि जी सेफ्टी ऑफ पीपल, एनवायरमेंट, एसेट्स ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस इटसेल्फ। और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही 4 सेगमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे एनवायरमेंट को, लॉस ऑफ एनवायरमेंट को ज़्यादा अलॉन्ग विद प्रॉपर्टी डैमेज डिस्कस किया गया। और ऑफ कोर्स सेफ्टी इज टू सेव द लाइफ ऑफ
your employees and protect the property. Same way, the safety officer, ये एक nominated person है who can define workplace hazards and control measures. So as a safety officer, SABIC में you have to be competent as a hazard recognizer, and most importantly, you must be familiar कि कैसे engineering controls या administrative controls या जो पीपीज हैं उनको आप किस तरह कंट्रोल मेजर्स में इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये सफ़र रिस्क असेसमेंट से भी शुरू हो जाता है। और जब आप जीएस से जॉब सेफ्टी एनालिसिस कर रहे होते हैं, जब आप पीटीडब्ल्यू सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं, तो तब भी या करवा रहे होते हैं, क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर तमाम डब्ल्यूपीआर सेफ्टी ऑफिसर को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इस इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोर्स यू ट्रूली हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका जो मेजर रोल है वो यही है कि हैजर्ड्स को रिकग्नाइज करें और उसके कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करें। और जो कंट्रोल्स हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने ही सारी इंजीनियरिंग डिग्रीज अपने माइंड में रखी। आप रेलिवेंट इंजीनियर्स, लाइक अगर केमिकल से रेलिवेंट कोई कबाहत है, तो केमिकल इंजीनियर्स देखें कि कौन से उस एरिया में रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उनको इन्वॉल्व करें, तभी आप कंट्रोल्स को फाइनलाइज करें, तभी आप इवन मैं तो ये भी कहूँगा कि रिस्क असेसमेंट भी उनको साथ लेके प्रॉपर्ली करें, रेदर दैन कि आप ही ऑफिस में बैठ के सारे काम करते जाएं। और इससे जो एडिक्शन हो रही है वो ये हो रही है कि जी सारे काम सिर्फ सेफ्टी ऑफिसर के, जबकि एरिया उनका है। अगर एक वेल्डिंग डिपार्टमेंट है, वेल्डिंग सेक्शन है, तो वेल्डर्स का 8-12 घंटे वो डेली गुजार रहे हैं वहाँ पे, तो उनको रिस्क असेसमेंट में पूरा इन्वॉल्व करें। इवन उनके जो एसओपीज़ हैं, वर्क इंस्ट्रक्शंस हैं, वो भी उन्हें ही लिखने दें। और आप सिर्फ देखें कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, लोकल सऊदी अरेबियन रेगुलेशंस के मुताबिक वो जो एसओपीज़ हैं या वर्क इंस्ट्रक्शंस हैं या जो रिस्क असेसमेंट उन्होंने की है, वो प्रॉपर हैं, इन लाइन विद द स्टैंडर्ड। अदरवाइज़ आपका जो है वो एज़ अ सेफ्टी ऑफिसर जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यू ऑलरेडी नो कि आप उस एरिया में एडवाइज़र के तौर पे काम करें, उनको सपोर्ट करें पीपीज़ में, एडवाइज़री सपोर्टिव सर्विसेज़ दें। अगर कहीं पे भी कोई इंडक्शन चाहिए, कोई ट्रेनिंग चाहिए, या कहीं पे भी आपको प्रेज़ेंट करना पड़ता है ऑन देयर बिहाफ़ कि आप सेफ्टी बजट लें टॉप मैनेजमेंट से, तो ये बेसिकली एक सपोर्टिव रोल है आप लोगों का, पुलिसिंग रोल नहीं है। बेसिकली ये भी एक टेरिबल कह लें कि फिनोमेना इन द मार्केट के सेफ्टी ऑफिसर्स को ज़्यादातर पुलिसिंग एक नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में लेके चले गए हैं। अदरवाइज सेफ्टी ऑफिसर्स एंड द सेफ्टी डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग द सेफ्टी मैनेजर, दे आर द ब्लेसिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको बड़ा एक इन डेप्थ नॉलेज दे रहे होते हैं पूरा। एक अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर एक क्रेन ऑपरेटर है तो उसको सेफ क्रेन ऑपरेटर बनाने की कोशिश हो रही होती है। अगर एक फोकलिफ्ट ऑपरेटर है तो उसको सेफ फोकलिफ्ट ऑपरेटर बनाने की पूरी कोशिश हो रही होती है। और इसमें रेगुलर ऑडिट्स, इंस्पेक्शंस और जो सुपरवाइजरी रोल है एज एन ऑफिसर, इवन एज अ सेफ्टी ऑफिसर, वो सारा ये प्ले कर रहे हो। तो इसी तरह अगर हम बात करें सेफ्टी स्टैटिक्स रिपोर्ट की, तो ये डिटेल समरी है कि टोटल मैन आवर्स, सेफ मैन आवर्स आपने हर सूरत कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट एड केसेस का डाटा जो है आपके पास आना चाहिए, इंसिडेंट्स, नियर मिसेस, अनसेफ एक्ट्स एंड अनसेफ कंडीशंस को, इन तमाम की मास्टर लिस्ट बनाते जाएं। लेकिन ये मास्टर लिस्ट हैव नो वैल्यू अगर आप इसके अगेंस्ट करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शंस नहीं ले रहे होंगे, मीन कि अगर कंट्रोल्स को प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर रहे होंगे। इसी तरह टूल बॉक्स मीटिंग्स को कंडक्ट, उनकी जो रिपोर्ट है वो ज़रूर आनी चाहिए, और कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं जो ओपन हैं या जो क्लोज कर ली गई हैं। इसी तरह एनवायरमेंटल जो रिपोर्ट है स्पेशली रिलेटेड टू सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट रिपोर्ट, ये भी सैबिक के सिस्टम में बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर सैबिक आपका इंटरव्यू ले एज अ सेफ्टी ऑफिसर या एज अ डब्ल्यूपीआर इवन, तो अगर इस पर्टिकुलर सेगमेंट में वो पूछें कि जी आप सेफ्टी स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन सी रिपोर्ट्स इम्पोर्टेंट है, तो आपको अब ये समझ आनी चाहिए कि जो भी इम्पोर्टेंट कह लें कि इंडिकेटर्स हैं जिससे पूरे सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की कह लें कि पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। तो वो डाटा, जैसे ये लिस्ट में मैंने आपको गिनवाया भी है और आपके सामने आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, तो इसी को हाईलाइट करें जिसमें सेफ मैन आवर्स हैं, फर्स्ट एड केसेस हैं, इंसिडेंट्स, नियर मिस हैं, अनसेफ एक्ट्स एंड कंडीशंस हैं। और लेकिन ये सारी चीज़ें तब तक नहीं आएंगी जब तक कि एम्प्लॉइज़ को आप रिपोर्टिंग की आदत नहीं डालेंगे। जैसे कोई भी अनसेफ एक्ट है, अनसेफ कंडीशन है, कोई नियर मिस है या कोई भी इंसिडेंट है, इवन माइनर इंजरी है, सो एम्प्लॉय शुड रिपोर्ट टू द सेफ्टी डिपार्टमेंट। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एटीट्यूड की, कि डिस्क्राइब्स एज कंटिन्यूअस मैन बिहेवियर। इस मैन्स बिहेवियर इज गुड, देन
एक्शन विल बी ईदर करेक्ट और सेफ। माइंडसेट है, और हर कोई डिफरेंट होता है। इवन मैं तो अक्सर कहता हूँ कि आपके बच्चे जो है ना वो भी आपसे थोड़े अलग ही होंगे। तो एवरी वन इज डिफरेंट एंड यूनिक, यू नो। लेकिन आपका जो बिहेवियर है, आपका जो एटीट्यूड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जितना पॉजिटिव होगा, उतना जैनिटर टू जनरल मैनेजर, जब हर कोई ये रियलाइज करेगा कि मेरी सेफ्टी, मेरी जिंदगी, मेरी फैमिली, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर डेफिनेटली आप अपने एरिया के, अपनी उस एक्टिविटी के, प्रोसेस के, या डिपार्टमेंट के, या सेक्शन के, खुद आप फील करेंगे कि आई एम द सेफ्टी मैनेजर ऑफ माय ओन एरिया। और ये जो ओनरशिप एक्सेप्टेबिलिटी है, ये दैट्स व्हाट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एज अ स्लोगन टू इम्प्लीमेंट। इसी तरह देखें, हेल्थ की बात करें तो एब्सेंस ऑफ डिजीज और इल हेल्थ, ओके, कि आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि सैबिक जो चाहता है कि पेट्रोकेमिकल और केमिकल्स में, कि कोई भी जो इंसान है, कोई भी हमारा एम्प्लॉई जो है, उसको कोई ऐसी बीमारी ना लगे, और ना ही वो उसकी इल हेल्थ का कोई एलिमेंट इन्वॉल्व हो। तो इस प्रोस्पेक्टिव में दे ट्रूली फोकस ऑन हेल्थ प्रोग्राम्स। लाइफ सेविंग रूल्स आर LSR created for keep our people safe. It helps to prevent injury in future also. और जो लाइफ सेविंग रूल्स हैं, LSR, मतलब आपको कई एब्रीवेशंस भी मिलेंगे। और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हम क्लैरिटी से बताएं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बजाय इसके कि हम इंजरीज हों, एक्सीडेंट हों, इंसिडेंट्स हों, उसके बाद हम कुछ रिएक्ट करें, मच बेटर इज़ टू बी प्रोएक्टिव। तो हम इंजरीज प्रिवेंशन सिस्टम, एक्सीडेंट्स प्रिवेंशन सिस्टम, इस पे ज़्यादा वो फोकस करें। और ये ज़्यादातर चीज़ें मैं अक्सर कहता हूँ कि 95% ऑफ सेफ्टी डिज़ाइन में, चाहे वो आप मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, चाहे आप कोई कंपनी लेआउट डिज़ाइन कर रहे हैं, आपकी डिज़ाइन सेफ्टी पे अगर आप फोकस करेंगे तो 95% यू विल अचीव योर safety goals, including fire safety and all of this, even ventilation, and to keep your area fully neat and clean, and most importantly a sufficient oxygen का जो element है, जो कि 20% to 23.5% है, और as per OSHA USA 19.5% to 23.5%। तो ये अगर हमने नॉर्मल रेंज को इंश्योर करना है, सो वी ट्रूली नीड टू इम्प्लीमेंट प्रिवेंशन सिस्टम्स, राइट। इसी तरह जो RPM है कि रेवोल्यूशन पर मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और ये टर्मिनोलॉजी आप अरामको में नहीं देखेंगे, लेकिन किसी न किसी सेगमेंट में वो वैल्यूड जरूर हो रही है। जो RPM है, रेवोल्यूशन पर मिनट, मैक्सिमम स्पीड, एंड RPM इज मार्क्ड ऑन एवरी व्हील, नेवर एक्सीड दिस। कि RPM इज इम्पोर्टेंट, लेकिन इस टर्मिनोलॉजी को इतना फोकस देना, ये नो डाउट इट इज ऑल्सो फोकस बाय अरामको एंड ऑल अदर ब्रांड्स, लेकिन इन्होंने अपनी टर्मिनोलॉजीज में, डेफिनेशंस में इसको ले आए। और इसमें चेक दैट व्हील इज इक्वल और ग्रेटर देन द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ग्राइंडर, और स्पेशली जो भी मूविंग पार्ट्स हैं, उसका जो RPM है, दैट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट। और इसी तरह रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, रॉस्पा जो है, इसको स्पेशली फोकस किया गया है कि रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स। इवन दो कि ये ब्रिटिश चैरिटी है, जो कि मतलब जिसका मकसद ये है कि जिंदगियों को कैसे सेव किया जाए, कैसे उनकी हिफाजत की जाए, और किस तरह मतलब जो है ना प्रिवेंट किया जाए जो लाइफ चेंजिंग इंजरीज हैं, जिसकी वजह से देखें एक बंदे की अगर अल्लाह ना करे लेग टूट गई है, या ब्रेक हो गई है, गॉड फॉरबिड, या फ्रैक्चर हो गई है, इन अदर वर्ड्स, तो वो लाइफ टाइम उसके लिए इश्यू है, राइट। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए जो रॉस्प है, इज रियली हेल्पफुल। और इसी में अगर देखें कि पास में बड़ा सक्सेसफुली उन्होंने कैंपेन्स किए हैं, स्पेशली ऑन रोड सेफ्टी, कि जैसे लाइक ड्रिंक ड्राइव लेजिस्लेशन इन्होंने कंप्लीट करवाए हैं, कंपल्सरी वेयरिंग ऑफ सीट बेल्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, इसी तरह कि हर सूरत में सीट बेल्ट ज़रूर पहने, और मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करने पे इन्होंने बैन लगवाया। और इसी तरह ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, स्पेशली ड्यूरिंग ड्राइविंग, इसको भी इन्होंने प्रॉपर इंट्रोड्यूस करवाया। इसी तरह हैज़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये खाली केमिकल या पेट्रोकेमिकल की नहीं, कोई भी हाई हैजिटेज इंडस्ट्री है, चाहे फार्मास्यूटिकल है, ऑयल एंड गैस है, यू नो या इस तरह की जितनी भी मतलब जो इन अदर वर्ड जो किसी न किसी लेवल पे क्रिटिकल ऑपरेशंस और हैजर्डस काइंड ऑफ इंडस्ट्री है, तो उसमें हैजर्ड स्टडी डेफिनेटली विल हेल्प, क्योंकि हैजर्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी
ये एक सिस्टमैटिक काइंड ऑफ एग्जामिनेशन है जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस को, और इसमें मैं अक्सर सजेस्ट करता हूँ कि आपको प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट में ज़रूर सर्टिफाई होना चाहिए। अगर आप एज अ प्रोसेस सेफ्टी इंजीनियर काम कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप निबोश पीएसएम क्वालिफाई कर लें या इवन ओशा पीएसएम कर लें, या इसी तरह और भी कई accredited बॉडीज़ हैं, सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं जो कि प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट पे आपको ट्रेनिंग दे रही हैं। लेकिन मेक श्योर कि आप अगर प्रोसेस सेफ्टी इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे हैं तो हैज़-अप एक्सपर्ट बनना आपका बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि ये सिस्टमैटिकली आपको इन डेप्थ नॉलेज देगी कि कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम्स को, उनको इवैल्यूएट कैसे करना है, और जो रिस्क और रिलेटेड टू पर्सनल और इक्विपमेंट है उनको आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है। और इंटेंशन बिहाइंड हैज़अप के इससे हमें रिव्यू हमने सबसे ज़्यादा करना है डिज़ाइन को, टू पिक अप डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग इश्यूज़, जो मैंने आपको कहा है कि डिज़ाइन सेफ्टी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके। इसी तरह जो सैबिक एक और टर्मिनोलॉजी बता रहा है कि वेलफेयर फैसिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज़ के जैसे टॉयलेट्स का होना, और मैं तो कहूँगा नीट एंड क्लीन टॉयलेट्स का होना, और उसमें तमाम फैसिलिटीज़ का होना, हैंड वॉश स्टेशंस, चेंजिंग रूम्स, लॉकर रूम्स इन अदर वर्ड्स, और चेंजिंग रूम्स जो है वो सेफ एंड साउंड भी होने चाहिए कि लॉकेबल हों, और यू नो एक जो जैसे ड्यूरिंग वन ऑफ द ऑडिट I noted, some of the prohibited items actually in the locker room, or putting, you know, or accessible some sort of changing rooms जो कि नहीं होने चाहिए। इतनी किसी लेवल की विजिबिलिटी या सिक्योरिटी सेफ्टी का इशू नहीं होना चाहिए। तो ये वेलफेयर फैसिलिटीज़ के जो प्राइवेसी है, जो वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक नीड्स हैं एम्प्लॉइज़ की, वो हर सूरत पूरी होनी चाहिए। इसी तरह रेस्ट शेल्टर है, किचन है, ईटिंग रूम है, हाइजीनिक कंडीशंस होनी चाहिए। इसमें नो डाउट कि आपकी जो पर्सनल हाइजीन कंडीशन है वो भी बेटर होनी चाहिए। इसी तरह ड्रिंकिंग वाटर है, फर्स्ट एड प्रोविजन आल्सो इम्पोर्टेंट। हाउसकीपिंग में सैबिक आल्सो इज फोकसिंग ऑन के हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पे प्रॉपर रखी जाए, मेन के सेट एंड ऑर्डर हो, स्टैंडर्डाइजेशन हो, यू नो। और इसमें 5S हाउसकीपिंग जो टूल है, या काइजन मैनेजमेंट है जिसमें विजुअल मैनेजमेंट का बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है, उनको उन टूल्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। और बिफोर स्टार्ट द जॉब, ड्यूरिंग द जॉब एंड आफ्टर कंप्लीशन द जॉब, ये नहीं कि आपने, क्योंकि हर प्रोसेस मैंने अक्सर आपको बताया है कि पूरी दुनिया में जितने भी प्रोसेसेस हैं उसके 3 डोमेन हैं। तो इन इस प्रोस्पेक्टिव में यू हैव टू बियर इन माइंड कि आप किस तरह हाउसकीपिंग को इंश्योर करें। और हाउसकीपिंग खाली ये नहीं है कि आपने डस्टिंग करनी है या खाली स्वीपिंग कर दिया, नो नो नो। हाउसकीपिंग मीन्स ऑफ एवरीथिंग, हिडन एरियाज, इवन ऑल आइटम्स नीड टू बी स्टैंडर्डाइज्ड, लेबल्ड, यू नो, कि एरिया हर जगह पे, और इवन कंजस्टेड ना हो, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर हो हर लिहाज से। और जो एसओआर है, सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, ये बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि इसमें मैं अक्सर कहता हूँ कि आपको इनकरेज करना चाहिए कि पूरे तमाम एम्प्लॉइज़, कोई भी बंदा ये एसआरओ जो है ना वो रेज़ कर, कि जो सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है कोई भी दे सकता है। मतलब इसमें खाली आप ये ना कहें कि सिर्फ सेफ्टी वाले ही विज़िट करेंगे, सेफ्टी इंस्पेक्शंस करेंगे, या ऑडिट्स करेंगे, या डेली साइट टूर्स करेंगे, तो उसको बेस करते हुए वो एसआरओ इश्यू कर देंगे। या इवन क्लाइंट आपकी साइट विज़िट करे, जो आपका क्लाइंट है, चाहे सऊदी अरामको है, सैबिक है, रॉयल कमीशन है, या इवन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, या मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर है, जिसका भी प्रोजेक्ट है, ज़रूरी नहीं कि वहीं मतलब आएँ और फिर वो एसआरओ इश्यू कर रहे हो, बल्कि यू शुड encourage all employees कि wherever they believe anything is happening, you know, or any violations are there, चाहे अनसेफ एक्ट है, चाहे अनसेफ कंडीशंस हैं, या कोई भी ऐसे सेफ्टी रेगुलेशंस हैं जो कि मीट नहीं कर रहे, तो दे मस्ट रेज सेफ्टी ऑब्जर्वेशन। और इवन समटाइम एक पिक्चर भी एनफ है जिसको आप बिफोर एंड आफ्टर कॉन्सेप्ट में लेके जा सकते हैं, कि पहले ये स्विच टूटा हुआ था, उसके बाद हमने सही कर दिया या नया लगा दिया, तो दिस इज आफ्टर। सो बिफोर एंड आफ्टर एटलीस्ट इतनी इम्प्रूवमेंट, और यही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आप कह रहे हैं कि शो द इम्प्रूवमेंट दैट एवरी डे यू आर इम्प्रूविंग। ओके। तो ये सेफ्टी ऑब्जर्वेशन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सेफ वर्क प्लेस रखना चाहते हैं और बेस्ट प्रैक्टिस को इनकरेज करना चाहते हैं। इवन इट कैन हेल्प टू क्रिएट अ सेफ्टी कल्चर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कलर कोडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है सैबिक में, स्पेशली दे हैव हाईलाइटेड इन देयर टर्मिनोलॉजीज, और जो भी टर्म्स हैं एक्चुअली,
और या डेफिनेशंस कह लें कि inspect and ensure the serviceability of tools equipment periodically, normally it is monthly or quarterly, के जो tools equipment है उसको periodically भी even before each use, जैसे आरामको कहता है कि before every time before you use any equipment inspect it. तो ये लाजमी इंस्पेक्शन होनी चाहिए और कॉम्पिटेंट पर्सन करे, चाहे इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है, लाइक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और ऑल्सो इम्पोर्टेंट स्पेशल रिलेटेड टू हैवी इक्विपमेंट्स या जो लिफ्टिंग गियर्स हैं या जो भी आपकी सिस्टम्स हैं, चाहे फायर सेफ्टी सिस्टम है, पेस्ट कंट्रोल सिस्टम है, इस तरह के जितने सिस्टम्स हैं, मेक श्योर कि जो भी थर्ड पार्टी, इवन एयर मॉनिटरिंग है, जहाँ जहाँ भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, मेक श्योर के दे आर द राइट कॉम्पिटेंट पीपल, और इसको कलर कॉम्बिनेशन में ज़रूर फॉलो करना चाहिए, स्पेशली टू द रेलिवेंट साइट। और इसी तरह अगर कोई टूल डिफेक्टिव है तो रेड टैग मूवमेंट चलनी चाहिए, उसको आइसोलेट करें उस एरिया से, क्वारंटाइन करें इन अदर वर्ड्स, और एक सेपरेट एरिया रखें कि जी जो भी टूल ख़राब होगा या जो भी है तो वो इट नीड टू बी पुट ऑन समवेयर इन अ डेजिग्नेटेड एरिया। और जो अनसर्विसेबल या उसके जो कलर कोडेड हैं वो भी डेफिनेटली आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से बेंचमार्क कर सकते हैं। और बेंचमार्किंग इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एनी स्टैंडर्ड और रेफरेंस बाय विच अदर्स कैन बी मेजर और जज। तो हर सैबिक में जो शैम स्टैंडर्ड्स हैं उसमें शायद ही उन्होंने कोई एरिया छोड़ा होगा। आप चाहे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी प्रोसेस में काम कर रहे हैं, आप किसी मटेरियल को डील कर रहे हैं या किसी साइट पे पर्टिकुलर एक टेक्निकल एरिया को, चाहे वो लॉकआउट टैग आउट है, आइसोलेशन है, या कोई इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है, या इवन एक्सकवेशन है, किसी भी आप प्रोसेस की, इक्विपमेंट की, मटेरियल की बात करें, इवन ह्यूमन एलिमेंट की बात करें, तो दे हैव बेंचमार्क सेवरल स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स रेगुलेशंस। और उस रेफरेंस में डेफिनेटली दे कैन जज के कौन उनकी रेगुलेशंस को रिस्पेक्ट दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है। इसी तरह इंस्ट्रूटिव वर्क है कि जैसे एनी वर्क दैट डिस्टर्ब द फैब्रिक वर्क ऑफ अ बिल्डिंग, प्लांटर इक्विपमेंट लाइक ड्रिलिंग अ होल इन वॉल, सीलिंग और फ्लोर, ये भी कंट्रोल वर्जन में आपको समझ आनी चाहिए कि जो इंस्ट्रूटिव वर्क्स हैं वो भी दे टेक इट वेरी सीरियस एक्चुअली। इसी तरह आइसोटॉप्स हैं कि जी केमिकल एलिमेंट हैविंग सम एटॉमिक नंबर्स जैसे प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस बट डिफरेंट एटॉमिक वेट्स और मास नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इसमें आपको चार्ट्स भी मिलेंगे कई तरह से। साबिक जो है ना, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि उनकी जो वर्क फोर्स है उनका नॉलेज, इवन दो के दे मोस्टली हायर द केमिकल इंजीनियर्स और द हाई टेक reliability engineers especially for maintenance, so इस perspective में still they know के what exactly they have to what talent they have to hire, how much the competent people should be there, लेकिन उसके बावजूद they try to circulate through notice board, through toolbox meetings, safety meetings, and even sometimes the management review meetings as per the international standards. So they try their level best to share all these kind of things, you know, for the better awareness of their workforce. इसी तरह isotopes are hazardous because it emits uncontrolled energy in the form of radioactive waves, और जो isotopes हैं स्पेशली जैसे अरामको में अगर आप देखें तो उन्होंने रेडिएशन जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है उसको बड़ा डीपली डिस्कस किया हुआ है। इसी तरह जो आइसोटॉप्स हैं यहाँ पे अरामको भी इसको सॉरी सैबिक भी इसको बड़ा सीरियसली ले रहा है कि जो रेडियो एक्टिव वेव्स हैं जो कि हैजर्डस हैं टू ऑल लिविंग थिंग्स, खाली एम्प्लॉयज के लिए नहीं, इट कैन डिस्ट्रॉय इवन लिविंग टिश्यूज एंड दैट कॉज फर्टिलिटी और कैन कन्वर्ट इन कैंसर ऑल्सो। अब टूल बॉक्स स्टॉक्स हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जी आपकी डेली मीटिंग है, यू नो 10 to 15 मिनट्स, और इसमें आप हैजर्ड्स बता रहे हैं, उनके कंट्रोल बता रहे हैं, और डेली बेसिस पे साइट ऑब्जर्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, नियर मिस और एनी इंसिडेंट अगर हैपन हुआ है गॉड फॉरबिड, वर्क प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस पे डिस्कस कर रहे होते हैं, पीपीस का बता रहे होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और सेफ वर्क कंडीशंस पे फोकस दे रहे होते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर कोई भी एमओसी है, कोई भी चेंज है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज है, या कोई भी चेंज ऑन साइट अगर आया है, या न्यू इन्फॉर्मेशन relevant to the site या कंपनी आई है, तो दैट शुड आल्सो बी डिस्कस्ड इन टूल बॉक्स टॉक्स। इसी तरह चेकलिस्ट की बात करें तो ये लिस्ट ऑफ आइटम्स है विच नीड टू वेरीफाई, चेक और इंस्पेक्ट चेकलिस्ट, यू नो इंश्योर टू डोंट फॉरगेट एनी इंपॉर्टेंट स्टेप्स चेकलिस्ट। लेकिन इसमें खाली आपकी हैंड्स एंड आईज नहीं बिजी होनी चाहिए कि टिक करते हैं, आपका ब्रेन भी फुली इंगेज होना चाहिए कि आप हर चेक पॉइंट पे रुकें एंड मेक श्योर कि वो वाकई में वो आपका जो टिक है वो जेन्युइन है, फेक नहीं, कि अगर आपने टिक कर दिया कि जी फुल बॉडी हार्नेस इज अवेलेबल लेकिन इन फैक्ट इट्स नॉट अवेलेबल, तो ये एक फेक टिक है।
क्योंकि आपने वहाँ पे मतलब लिखा हुआ है कि जो फुल बॉडी हार्नेस होनी चाहिए जब भी कोई बंदा 1.8 से ऊपर काम करेगा। ये कंप्लीट फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम की एक रिक्वायरमेंट है। तो आपका जो टिक है वो जेन्युइन टिक होना चाहिए। चूँकि सैबिक केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स में आ रही है तो इसमें एमएसडीएस का बड़ा रोल है। इवन वो पीईटी और इस तरह कहीं प्लास्टिक की मतलब ऐसे वो मटेरियल्स बना रहे हैं जो कि अगर आपने प्लास्टिक कप्स बनाने हैं, प्लास्टिक की लिड्स बनानी है, तो सैबिक बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है रॉ मटेरियल की सूरत में जो कि हेल्प आउट करती हैं फर्दर इंडस्ट्रीज़ को। और ये उनका रेगुलर बिज़नेस है बाय द वे। इवन दो कि अरामको जो है वो ऑलमोस्ट 60 और 70% स्टेक्स ऑलरेडी दे परचेज़ द शेयर फ्रॉम सैबिक। और अब सऊदी अरामको जो है ना दे आर डेफिनिटली going to improve SABIC further, even though कि they are already well organized और बड़ा एक comprehensive brand, लेकिन बड़ा well respected brand है ये। लेकिन फिर भी सऊदी अरामको के साथ जो अलायंस है वो it will bring a lot of new things इंशाल्लाह। और एमएसडीएस इवन दो कि ये डॉक्यूमेंट है जो कि सेफ्टी और हेल्थ जो भी वेरियस सब्सटेंसेस हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल्स हैं, और ये मैन्युफैक्चरर की ज़िम्मेदारी है कि ये लाज़मी प्रोवाइड करे। जैसे अरामको में एमएसडीएस, एसडीएस, टीडीएस और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सीएचबी केमिकल हैज़ार्ड बुलेटिन उसको, क्योंकि एमएसडीएस में जो 16 सेक्शंस हैं सम टाइम पीपल हैव एक्सक्यूजेस कि जी हम हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम तमाम हर चीज़ इसकी स्टडी करें। ओके गाइस, सो एमएसडीएस एज वी डिस्कस कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे भी केमिकल यूज़ हो रहे हैं या किसी भी लेवल पे मतलब कोई भी सब्सटेंसेस हैं, विजिबल हैं या इनविजिबल हैं, लाइक H2S है गॉड फॉरबिड। तो इसकी भी जो एमएसडीएस या एसडीएस या सीएचबी लाइक अरामको में केमिकल हैज़ार्ड बुलेटिन है, इसी तरह मतलब सारी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। करेक्टिव एक्शन जो है ये एलिमिनेट जो नॉन कन्फर्मिटीज़ हैं उसको चाहे वो फेलियर ऑफ मशीन है या कोई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का कोई फेलियर है या मिस इंटरप्रेशन ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शंस हैं, या अनडिज़ायरेबल कोई सिचुएशन है, तो उस पे करेक्टिव एक्शन सैबिक ले रहा होता है। और इसमें एरर प्रूफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, विजिबल और ऑडिबल अलार्म्स इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस रीडिज़ाइनिंग, ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट्स टू मेंटेनेंस, स्केड्यूल, मटेरियल हैंडलिंग और स्टोरेज, ये सारे करेक्टिव एक्शंस में वो ले रहे हैं। प्रिवेंटिव एक्शन क्या है कि इस तरह के एक्शन लिया जाए कि दोबारा रीअकरेंस ना हो, कि जो नॉन कन्फर्मिटीज़ हैं वो रिपीट ना हो, कि जैसे न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा सकते हैं एम्प्लॉइज़ को, और प्रॉपर इंटरनल ऑडिट्स, रेगुलरली रिव्यूइंग एंड अपडेटिंग कंपनी डॉक्यूमेंट्स। इसी तरह प्रोएक्टिव मेजर्स में लीडिंग इंडिकेटर्स यू नो वो इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। जैसे प्रोसेस सेफ्टी, निबोश प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट में भी हम उसकी ट्रेनिंग में भी ये चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं कि कि आपने इन एडवांस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से लीडिंग इंडिकेटर्स हैं जिनको आप पहले से ही प्रोएक्टिवली जीएचए जॉब हैजर्ड एनालिसिस कर सकते हैं, इंस्पेक्शंस कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस जो हिस्ट्री या इंसिडेंट एक्सीडेंट नियर मिसेस की वो आप चेक कर सकते हैं। और लैगिंग इंडिकेटर्स में देखें कि आपने जो भी मेजरिंग सेफ्टी परफॉर्मेंस स्पेशली रिलेटेड टू एक्सीडेंट इंसिडेंट्स या इल हेल्थ और जो ऑलरेडी अकर हो चुके हैं, तो वो आप सारा स्टडी करके उसके मुताबिक आप लैगिंग इंडिकेटर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। पीटीडब्ल्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो ट्रेनिंग है ये चूँकि पर्टिकुलर टू वर्क परमिट रिसीवर्स ऑफ सैबिक है, तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि ऑथराइज्ड पर्सन ने इशू करना, और स्पेसिफिक टास्क जो भी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में रेलेवेंट टू डिफाइंड एरिया में करना पड़ेगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेफ्टी और सिस्टम ऑफ वर्क ऑल्सो, ताकि सिस्टम को कंप्लीटली सेफ रखने की जो भी नेसेसरी एक्शंस हैं बिफोर, ड्यूरिंग या आफ्टर हाई रिस्क वर्क। इसी तरह वेस्ट है तो एनी मटेरियल, कोई सब्सटेंस हो सकता है, कोई मटेरियल हो सकता है या जिसको डिस्कार्डेड करना आफ्टर प्राइमरी यूज, और वो वर्थलेस है, डिफेक्टिव है, नो यूज है, उसे वेस्ट में कंसिडर किया जा रहा है, और उसका डिस्पोजिशन रिकॉर्ड भी लाजमी बनाना चाहिए। वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि वेस्ट है जस्ट थ्रो इट,
जो भी चीज़ आप वेस्ट में फेंक रहे हैं उसको रिकॉर्ड में होना चाहिए, चाहे वो सॉलिड वेस्ट है, वो हैज़ardous वेस्ट है, नॉन हैज़ardous है, यू नो या लिक्विड वेस्ट है, कोई भी किसी भी किस्म का वेस्ट उस पूरी कंपनी में से कहीं भी जा रहा है, इट शुड बी रिकॉर्डेड। और कैलकुलेट भी होना चाहिए उसका वॉल्यूम और किस प्रोसेस से, किस डिपार्टमेंट से वो वेस्ट इतना जनरेट हुआ है। और अगर वो अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ एनवायरमेंटल मेट्रोलॉजी, अगर एनवायरमेंटल जो मेट्रोलॉजी है सऊदी अरेबिया की, उसकी जो परमिसिबल लिमिट्स हैं, अगर उसमें से कोई भी वायलेट हो रही है, तो इट्स अ सीरियस इश्यू, राइट? इसी तरह पाइपलाइन जो है, इट इज़ अ मीडिया टू ट्रांसपोर्ट ऑयल, gas or any types of liquid from one location to another location, जो पाइपलाइन यूज हो रही होती हैं सभी में। हाइड्रो टेस्ट या हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट, ये बहुत है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो एनडीटी है। और ये एक प्रोसेस है जिसमें प्रेशर वेजल्स सच एज पाइपलाइंस, इवन प्लम्बिंग, गैस सिलेंडर्स हो सकते हैं, बॉयलर्स एंड फ्यूल टैंक्स हैं, उनको प्रॉपर टेस्ट किया जाता है कि उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं या वो किसी जगह से कोई लीक तो नहीं हो रहे। और स्पेशली वाटर इज कॉमनली यूज बिकॉज इट इज चीप एंड इजीली अवेलेबल। और न्यूमेटिक टेस्ट भी हो रहे होते हैं, टेस्ट फॉर लीक्स एंड ड्रेनेज, वेंटिलेटिंग पाइप सिस्टम इन सॉइल और वेस्ट। कि ये जो न्यूमेटिक टेस्टिंग है ये भी हेल्प आउट कर रही होती है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि किसी भी ड्रेनेज सिस्टम से या वेंटिलेशन की पाइपलाइन जो भी सिस्टम्स हैं उनमें से उतनी कोई लीकिंग हो रही, और ऑल ओपनिंग आर सील्ड, जितनी भी ओपनिंग हैं वो सील्ड एंड कंप्रेस्ड एयर जो है वो सिस्टम में उसकी जो लीकेज है वो इंडिकेटेड बाय यू गेज मीटर। और यू गेज का जो इस्तेमाल है, और यू गेज कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे दिखती है, माइट बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू हैव फर्दर रिसर्च ऑन इट, ताकि आप ये सीखने का जो अमल है ये रेगुलर मोमेंटम है, अगर आपके अंदर आ जाए और आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखते जाएं। इसीलिए मैं ट्रेनिंग्स ऑन यूट्यूब चैनल को डेली लर्निंग क्लब भी कहता हूँ कि हम कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीख रहे हैं। और अदर suitable प्रेशर गेजेस भी हम यूज़ कर सकते हैं, और इट्स अ पार्ट ऑफ हाइड्रो टेस्ट, हाइड्रो जेटिंग या वाटर ब्लास्टिंग। और इसमें हम जब ट्रेनिंग भी इवन दे रहे होते हैं तो ये बड़ा ट्रेनिंग के दौरान जब हम प्रैक्टिकल करवा रहे होते हैं तो हमें भी बहुत केयरफुल होना पड़ता है, ताकि क्योंकि इसमें जो पाइपलाइंस की क्लीननेस है, और जो भी क्लॉग्स हैं या जो स्लो सेवेज लाइन सिस्टम्स हैं, और उसमें जो प्रोफेशनल प्लम्बिंग पर्सन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिनको ट्रेन करना होता है, ताकि वो और स्पेशली जो ब्लास्ट ऑफ वाटर एट हाई प्रेशर जो कि हेल्प करता है, जो भी ब्लॉकेज है, चाहे स्लज है, कोई डेब्रीज हैं, उनको रिमूव करना है, तो उसमें हमें प्रैक्टिकली भी उनको उन्हीं के सिस्टम को लेके जो कि कह लें कि टेस्टेड और वैलिडेटेड होता है, और हमारे ज़रिए रीवैलिडेट भी हो जाता है कि जो सिस्टम में कोई ऐसा गैप या कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि जो लेटर ऑन प्रॉब्लम करे। इसी तरह अब्रेसिव ब्लास्टिंग या सैंड ब्लास्टिंग है, ये प्रोसेस है बेसिकली रिमूविंग रस्ट, डर्ट और ओल्ड पेंट्स एंड डस्ट। अब्रेसिव ब्लास्टिंग इसको आप हॉट वर्क में भी लेके जा सकते हैं, और इसमें हॉट वर्क कम क्योंकि चांसेस हैं कंबस्टिबल डस्ट या क्योंकि सैंड ब्लास्टिंग इस प्रेशर भी इन्वॉल्व है, और जहाँ प्रेशर इन्वॉल्व है स्पेशली विद मेटल, तो देर इज अ चांस ऑफ some sort of ignition sources also, right? इसलिए इसको जो है वो जब हम डस्ट को रिमूव कर रहे होते हैं ओल्ड सर्विस से, तो इसको कंप्रेस्ड एयर या फिर सैंड ब्लास्टिंग में हम कह रहे होते हैं, ओके। और सैंड ब्लास्टिंग इज आल्सो द प्रोसेस आफ्टर सैंड ब्लास्टिंग इज कॉल्ड पेंटिंग, क्योंकि ये हम फाउंडेशन बना रहे होते हैं पूरी, और जितनी भी कोटिंग इंडस्ट्रीज हैं उनका ये रेगुलर प्रोसीजर है कि कई पाइपलाइंस उनके पास जा रही होती हैं, और वो बाकायदा सैंड ब्लास्टिंग के ज़रिए उनकी फाउंडेशन बना के देन दे कोट इट और पेंट इट प्रॉपर्ली। इसी तरह कन्वेयर सिस्टम है, ये कॉमन पीस ऑफ मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट है जो कि मूव करता है मटेरियल्स को फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। जैसे कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं, आप अपने एयरपोर्ट्स पे तो आम देख रहे हो, ओके, लेकिन इंडस्ट्री में इसकी डिफरेंट थोड़ी सी डेफिनेशन है, और रूट्स इसके डिफरेंट है, क्योंकि एयरपोर्ट पे और रेलेवेंट कंपनीज में, और स्पेशली सैबिक में, वो थोड़ा सा डिज़ाइन और इस तरह की चीज़ों में थोड़ा फ़र्क आएगा। बट जनरली कन्वेयर यूज बेल्ट्स, रोलर्स और स्क्रू टू मूव आर्टिकल्स। मकसद यही होता है कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मटेरियल को शिफ्ट किया जाए। देखिए, जो मैकेनिकल हैजर्ड्स की डेफिनेशन की है उसमें मेनली कांटेक्ट विद और बीइंग कॉट बाय डेंजरस मूविंग पार्ट्स,
और ये और नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स में इलेक्ट्रिसिटी है, नॉइज है, वाइब्रेशन है, हैजर्डस सब्सटेंसेस हैं, आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर को नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स में साबिक ले गया। और एर्गोनॉमिक फायर एंड एक्सप्लोजन स्लिप ट्रिप एंड ऑलरेडी डिस्क्राइब। ओके, कन्फाइंड स्पेस क्या है कि जैसे अरामको कहते हैं एनी प्लेस व्हिच इज नॉट डिजाइन फॉर ह्यूमन ऑक्यूपेंसी और लिमिटेड हैविंग लिमिटेड एंट्री एग्जिट। ओके, तो इसी तरह जो साबिक है वो कहते हैं कि एनी इंक्लोजन स्पेस हैविंग लिमिटेड मींस ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। जैसे वो अरामको भी कहता है कि उसमें जो कोई भी एम्प्लॉई है, जो रेलेवेंट पर्सन है, अफेक्टेड पर्सन है, वो कैन नॉट वर्क कंफर्टेबली। ओके, और एग्जांपल्स क्या है, मैन होल हैं, बॉयलर्स हैं, स्टोरेज टैंक्स हैं, ड्रम पे एक्सकवेशन है, लेकिन एक्सकवेशन में एनी एक्सकवेशन डीपर देन 1.2 मीटर would also called confined space. LEL लोअर एक्सप्लोसिव एलिमेंट या LFL लोअर फ्लेमेबल एलिमेंट, इनका भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। लोएस्ट पोर्शन ऑफ गैस ऑफ वेपर जिसको कि एक पर्टिकुलर लेवल पे जो प्रोड्यूस फ्लैश ऑफ फायर है उसकी प्रेजेंस में जो इग्निशन सोर्स है, चाहे वो आर्क है, फ्लेम है, हीट है, और उसकी जो एल ई एल है वो 1.4% वेपर मिक्स विद ऑक्सीजन। कि एल ई एल जो है वो 1.4%, और अगर वेपर मिक्स विद ऑक्सीजन देन देर इज अ चांस कि ये लोअर एक्सप्लोसिव या फ्लेमेबल लिमिट है। इसी तरह यू ई एल अपर एक्सप्लोसिव लिमिट है या अपर फ्लेमेबल लिमिट है। इसमें हाईएस्ट पोर्शन है गैस का और वेपर्स का हवा के अंदर। आपको पता है फायर ट्रायंगल में कि हमें हीट, उसके बाद फायर सॉरी दिस ऑक्सीजन चाहिए और फ्यूल चाहिए, राइट। और ये तीनों एलिमेंट चाहे गैसेस की सूरत में, इवन दो कि इनविजिबल हैं, लेकिन फ्लेमेबल, एक्सट्रीमली फ्लेमेबल गैसेस हैं। और उनकी जो हाईएस्ट पोर्शन है अपर एक्सप्लोसिव या अपर फ्लेमेबल लिमिट जो कि 7.5% मिक्स विद ऑक्सीजन, और ये रेंज है, तो इस रेंज में डेफिनेटली इट कुड बी एक्सप्लोसिव और इवन एक्सट्रीमली फ्लेमेबल। इसी तरह आइसोलेशन या पॉजिटिव आइसोलेशन है, ये मीन्स टू प्रोवाइड अ सेफ एनवायरनमेंट बेसिकली फॉर परफॉर्मिंग मेंटेनेंस और रिपेयर और पॉजिटिव आइसोलेशन जो है स्पेशली इसको आप कह लें कि डिसकनेक्टिंग और सेपरेटिंग द एनर्जी सोर्सेज टू प्रोटेक्ट द पीपल। कि आप एनर्जी सोर्सेज से ही उसको मतलब जो डिसकनेक्ट कर देते हो एनर्जी सोर्स जो भी रेलेवेंट जहाँ पे कोई मेंटेनेंस का या स्पेशली रिलेटेड टू कन्फाइंड स्पेस। और मकसद यही होता है कि इक्विपमेंट को और अपने एम्प्लॉयज़ को बचाया जाए। और आइसोलेशन कैन अप्लाई बाय द फॉलोइंग वेज, लाइक लोटो हम यूज़ कर रहे हो, इसी तरह ब्लाइंडिंग एंड डी ब्लाइंडिंग है। ओके, और टाइप्स ऑफ ब्लाइंडिंग में जो है स्पेक्टिकल ब्लाइंडिंग है, स्पेड एंड ब्लाइंड है, इसी तरह डबल ब्लॉक एंड ब्लीड है। जैसे अरामको में भी आपको कई बार ये चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, और आप अगर अरामको के वर्क फ्रॉम रिसीवर में लोटो ट्रेनिंग को देखें तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम मिलेंगी। इसी तरह अगर हम पर्जिंग या डीकंटामिनेशन की बात करें तो रैमको में पर्जिंग के लिए जिस तरह हम नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, इसी तरह इसमें इनर्ट गैसेस को लाइक नाइट्रोजन या हीलियम ई भी यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गन, एयर या समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें स्टीमिंग, एयर ड्रेनिंग, वाटर फ्लशिंग, वॉशिंग बेसिकली अचीव करना होता है एक्सेप्टेबल एटमॉस्फेरिक लेवल। कि जो एल ई एल है, जो यू ई एल है, वो एक एक्सेप्टेबल लेवल पे है, और अगर ये ज़ीरो हों तो मच बेटर है। Inert entry or inerting जो है is a form of purging which means purging, cleaning oxygen from a confined space, जिसमें inert gas को हम यूज़ कर रहे होते हैं ताकि to reduce the fire or explosion। बेसिकली एल ई एल को 0% पे लाने के लिए ये सारी एफर्ट्स हो रही है। और why use inert gas purging when welding SS titanium and nickel alloy? Okay, to prevent oxidation and thus avoiding discoloration और welding defects like crack, gap। तो ये एक स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है जिसमें ट्यूब्स, पाइप्स को आप किसी लेवल पे भी नहीं चाहते कि वो कोई उनमें ऐसा डैमेज हो जो कि फ्यूचर में भी इवन प्रॉब्लम करे। वेंटिलेशन इंपॉर्टेंट है उसके लिए, पूरा सिस्टम चाहे वो कन्फाइंड स्पेस है उसमें नेचुरल वेंटिलेशन को इंश्योर किया जाता है, फ्रेश एयर किस तरह लेके आनी है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल है उसको कैसे मेंटेन करना है। और मैकेनिकल वेंटिलेशन, इवन वेंटिलेशन प्लान का भी पर्टिकुलर जिक्र है सैबिक के सिस्टम में। इसी तरह अगर हम फ्लैंजेस की बात करें तो इस मेथड ऑफ कनेक्टिंग पाइप एंड वॉल्स टू फॉर्म अ पाइपिंग सिस्टम, और इसमें टाइप्स ऑफ फ्लैंजेस डिफरेंट यूज हो रही हैं, जिसमें वेल्ड नेक फ्लैंज है, स्लिप ऑन फ्लैंज है, थ्रेडेड फ्लैंज है। अब हर वर्ड को आप पिक करें एंड यू कैन गो फॉर फर्दर रिसर्च कि ये कैसी नज़र आती है, कैसे जोड़ा हुआ है, फर्दर आप इसको
अपनी रिसर्च में ऐड कर सकते हैं। देखिए कई बार एक वर्ड पूरा समंदर है। लाइक अगर आप सिर्फ वेल्डिंग वर्ड को रिसर्च करें तो पूरा एक समंदर है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कह लें कि आइसोलेशन को या लोटो पे रिसर्च करें तो फिर एक समंदर है। कि मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपने जैसे ऊपर ऊपर से नॉलेज लेने हैं दैट्स इट। इसी तरह वॉल्व का जो है ये एक डिवाइस है जो कि कंट्रोल करती है पैसेज ऑफ लिक्विड या एयर टू अ पाइप या वॉल्व बंद कर दें और ये वो सारा। और इसमें भी गेट वॉल्व है, चेक वॉल्व है, बटरफ्लाई है, बॉल एंड ग्लो वॉल्व है, क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया क्या है कि मैन गेटिंग फियर टू एंटर इनसाइड कन्फाइंड स्पेस। और ये जो क्लस्ट्रोफोबिया ये इसका जिक्र अरामको के सिस्टम में स्पेशली अरामको के वर्क सिस्टम में हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन सैबिक ने इसको भी हाईलाइट किया है कि जो क्लस्ट्रोफोबिया ये कोई भी इंसान है जो कन्फाइंड स्पेस में एंटर होने से डर रहा है तो डेफिनेटली उसको भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा। कि अगर एक बंदा मेंटली या फिजिकली बिल्कुल फिट ही नहीं है तो आप अनफिट और मेंटली अनफिट बंदे को या इमोशनली अनफिट बंदे को तो बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी ना दें कि वो ये जॉब परफॉर्म करे। इसी तरह हाइड्रोफोबिया है कि मैन गेटिंग फियर इनटू एंटर द वाटर, एंटर इन द वाटर। एक्चुअली हाइड्रोफोबिया जो है तो ये भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। इसी तरह CSS स्टैंड बाय होल वॉच है कि क्वालिफाइड होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, जो मॉनिटर करे अनऑथराइज एंट्री को और मेक श्योर करे कि लॉग शीट प्रॉपर हर एंट्रेंट जो है फिल कर रहा है। और कोई भी अनयूजुअल कंडीशन डेवलप होती है तो वो इन्फॉर्म करे रेलेवेंट पर्सन को। इसी तरह VOC है, ऑर्गेनिक वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और फर्दर आई एम गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी कि मैं अब आपको डिफरेंट लाइक क्रेन है, रेडियस है, कि आप इन तमाम को मतलब यहाँ से भी नोट कर सकते हैं एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि ये डेफिनेशन जितनी समझेंगे उतनी सैबिक के इंटरव्यू में आपको हेल्प मिलेगी, सैबिक का कोई भी एग्ज़ाम है उसको पास करने में हेल्प मिलेगी। ये एक इन डेप्थ नॉलेज है जो आपको बता रहा है कि चल एक टैग लाइन क्या है, सस्पेंडेड लोड क्या है, लोड मॉनिटर इंडिकेटर क्या होता है, लफिंग क्या है, लाइक मीन चेंजिंग द एलिवेशन एंगल ऑफ द क्रेन बूम। इसी तरह एंटी टू ब्लॉक डिवाइस क्या है, कैसी नजर आती है, इसमें फर्दर आप रिसर्च कर सकते हैं। लिफ्टिंग और रिगिंग क्या होती है, उसमें शैकल, पुले और आई बोल्ट और हुक और स्लिंग, जो भी लिफ्टिंग गियर्स आप कैसे यूज कर रहे हो। इसी तरह लिफ्टिंग प्लान किया और क्रिटिकल लिफ्ट प्लान किया। इसी तरह टैंडम लिफ्टिंग है, हिच है, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग अलार्म सिस्टम है, या प्लग और डायनामिक ब्रेकिंग है। इसी तरह एजल एरिया जो है इसमें मतलब जो जैसे अगर आप देखें तो एयर मार्किंग इज 2 इंचज to 6 इंचज, recommended width of is at least 3 feet wider and for largest equipment minimum 4 feet। तो ये पूरी स्टैंडर्डाइजेशन भी बताएगी। इसी तरह एक्सकवेशन है डीपर 1.2 मीटर, ये कन्फाइंड स्पेस कंसिडर होगी। ट्रंचेस, ट्रंचिंग जो है इसमें जो टाइप्स ऑफ एक्सकवेशन है, मतलब आप इसको फर्दर केविन क्या होता है, बेंचिंग और स्ट्रैपिंग, और ये सारी डेफिनेशंस और इस तरह का नॉलेज अगर आपने रैमको वर्क में रिसीवर की सारी वीडियोस देखी हैं ट्रेनिंग जोन पे तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि शोरिंग क्या है या इवन टिम्बरिंग क्या है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल प्लान और RCD क्या है, RCCB क्या है, ELCB क्या है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर या रेजिडुअल करंट डिवाइस या अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और ये जो सेंसिटिव सेफ्टी डिवाइसेस हैं ऑफकोर्स, और इनको किस तरह स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिकली जब ये कोई भी अल्लाह न करे मसला बने तो कैसे ये ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑफ कर। तो ये GFCI क्या होता है, ग्राउंड फॉर सर्किट इंटरप्टर, या GFI ग्राउंड फॉल्ट इंटरप्टर, या ALCI अप्लायंस लीकेज करंट इंटरप्टर। तो ये इट्स ऑल अप टू यू कि आप कितना इन डेप्थ सीखना चाहते हैं। लेकिन ये जो डेफिनेशंस हैं आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि अगर आप इनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं तो इंशाल्लाह साबिक के कोई भी इंटरव्यू, चाहे एज अ सेफ्टी ऑफिसर, एज अ वर्क परमिट रिसीवर, कोई भी एग्जाम, इवन एज अ सेफ्टी ऑफिसर या एज अ सेफ्टी सुपरवाइजर या इवन एज अ वर्क परमिट, ये आपको हेल्प आउट करेगा इंशाल्लाह। ओके, तो ऑल द बेस्ट। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर क्विकली कि कितनी डेफिनेशंस हैं जो आप सीख सकते हैं। और आप इस वीडियो को जहाँ मर्जी स्टॉप करके यू कैन नोट डाउन एंड स्टार्ट सर्चिंग। चाहे आप इसको लैपटॉप पे मतलब ओपन करके तो आप मोबाइल पर सर्च करें, फर्दर अंडरस्टैंड करें।
इट्स ऑल अप टू यू, लेकिन अपना जो लर्निंग का मोमेंटम है उसको प्लीज़ लेट डाउन ना होने। डेली सीखें लेकिन सीखते चले जाएं, क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट। ओके, सो एवरी डे वी हैव टू लर्न, नेवर स्टॉप योर लर्निंग। यही ट्रेनिंग जोन का जो है वो विजन है कि कई लोग हैं वो फीस नहीं दे सकते लेकिन वो सीखना चाहते हैं। तो इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं उनको हम पूरा हेल्प आउट करें, इंकरेज करें। और बिकॉज व्हाट आवर कुरान सेड, सेविंग वन लाइफ सेविंग द होल ह्यूमैनिटी। तो ये एक इबादत भी है। अगर आप ये फीलिंग्स एस्टेब्लिश कर पाएँ या अल्लाह नेचुरली आपको दे दे, तो इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। जब आप इबादत समझ के सेफ्टी प्रोफेशन में काम करेंगे तो ना रिस्क की कमी होगी, ना इज्जत की कमी होगी और ना ही जॉब्स की कमी होगी। आई एम टेलिंग यू। और ये फार्मूलाज मेरे अपने खुद के भी आजमाए हुए हैं अल्लाह की रहमत से। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। और ये तमाम जो डेफिनेशंस हैं, I'm just scrolling down ताकि आप क्योंकि ये बाकी सब काफ़ी इजी हैं, फायर से रेलेवेंट। ओके, टेट्राहाइड्रन क्या होता है, इसी तरह ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या है, फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फायर, इसी तरह फायर पॉइंट क्या है, फ्लैश बैक अरेस्टर क्या है, फायर ड्रिल क्या होती है, फायर डोर, ब्लास्ट रेजिस्टेंट मॉड्यूल, ओके, BRM, फ्लेमेबल एंड इनफ्लेमेबल और नॉन फ्लेमेबल या कंबस्टिबल एक्सप्लोसिव, लाइन ऑफ फायर क्या है, डिहाइड्रेशन क्या चीज़ है, मीन ऑफ escape, means of escape, okay, फायर मार्शल वार्डन, फायर मार्शल रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसी तरह हैजर्ड क्या है, कैटेगरीज ऑफ हैजर्ड लाइक फिजिकल हैजर्ड्स में क्या क्या आ रहा है। ओके, इसी तरह नॉन मैकेनिकल पीपल हैजर्ड कौन कौन से, जैसे ये प्रॉपर लिखे गए हैं कि फायर एक्सप्लोजन हीट नॉइज वाइब्रेशन, ये ऊपर भी आपने पढ़ा। फिर रेडिएशन क्या चीज़ है, इसी तरह क्लासिफाइड वर्कर्स, ऑथराइज एक्सपोज पर्सन या रेडिएशन प्रोटेक्शन ऑफिसर। रैंको में रेडिएशन प्रोटेक्शन ऑफिसर है, यहाँ पे रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर, राइट। तो डेसीमीटर या TLD, थर्मो, यू नो, ल्यूमिनेसेंट, और डोजीमीटर जो है, इसी तरह फिल्म बैच या फिल्म बैच डोजीमीटर, ये क्या है, डिके चार्ट। ये फर्दर आपकी सॉल अप टू यू कि आप कितना सीखना चाहते हैं। इसी तरह NFPA इज ऑल्सो गेटिंग इन्वॉल्व, इवन दो कि US बेस्ड स्टैंडर्ड है, लेकिन इसकी टर्मिनोलॉजी को भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ओके गाइस, बायोलॉजिकल हैजर्ड्स, एर्गोनॉमिक, मैनुअल हैंडलिंग। अब रूल्स क्या है कि वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर्स, इसी तरह एर्गोनॉमिक्स है, फिजिकल फिजियोलॉजिकल हैजर्ड, स्ट्रेस, रिस्क मिटिगेशन प्लान, रिस्क मैट्रिक्स, रिस्क असेसमेंट, job safety analysis. Okay, now I'm giving you an opportunity to learn further and have some further research. लेकिन I'm telling you कि अगर आप इस पे ग्रिप ले लेते हैं तो इंशाल्लाह जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो तो आपने पिछली वीडियोस में, जो 12 वीडियोस हैं PTW की, उसमें आपको प्रैक्टिकल कई एलिमेंट सामने आ गए होंगे। लेकिन थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है, नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है। तो ये अब जो डेफिनेशंस हैं ये आपको हेल्प आउट करेंगी इंटरव्यू देने में, एग्ज़ाम पास करने में। चाहे आप मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करें सैबिक में, या सेफ्टी सुपरवाइज़र, या सेफ्टी ऑफिसर, या इवन प्रोसेस सेफ्टी इंजीनियर, या एज अ वर्क परमिट रिसीवर। तो ये जो डेफिनेशंस हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। ओके, IDLH क्या चीज़ है, नियर मिस क्या है, लॉस्ट टाइम इंजरी क्या है, NLTI मीन के नॉन लॉस्ट टाइम इंजरी क्या है। ओके, और जो भी जहाँ जहाँ भी आप समझते हैं जैसे इंसिडेंट है, तो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग आप ले लें, उसका भी सर्टिफिकेट हेल्प करेगा। मैं अब एग्जांपल्स दे रहा हूँ। अगर आप कोई फायर वार्डन कहीं स्टडी कर रहे हैं तो फायर वार्डन की ट्रेनिंग सेपरेट ले लें और उसका सर्टिफिकेट भी ले लें। तो जितनी भी ट्रेनिंग है, लाइक रिगिंग एंड लिफ्टिंग है, इवन दो कि आप रिगर नहीं है लेकिन चाहे सेफ्टी प्रोफेशनल है, लेकिन रिगिंग एंड लिफ्टिंग की सेपरेट ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन ले लेंगे तो आपका वैल्यू एडिशन है ये, डेफिनेटली। और इसी तरह रिस्क असेसमेंट की सेपरेट ट्रेनिंग, हैजर्ड रिकग्निशन की, फायर फाइटिंग की, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर के तौर पे, फर्स्ट एड के तौर पे। तो जितनी ज़्यादा आप साथ साथ एविडेंसेस लेते जाएंगे अपने नॉलेज के मुताबिक और प्रैक्टिकल इंसाइट्स के मुताबिक, तो वो उतनी ज़्यादा आपको हेल्प इंशाल्लाह मिलेगी अपने कैरियर को मज़ीद सिक्योर करने में, स्पेशली इन साबिक। इसी तरह सेफ्टी ऑडिट है तो आप सेफ्टी इंटरनल ऑडिट लाइक ISO 45001 की ट्रेनिंग ले लें और उसकी सर्टिफिकेशन ले लें। उसमें भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन
1-to-1 सेशन कैन ऑल्सो बी मेड पॉसिबल, और बड़ी नॉमिनल सी फी है जिसमें आप ISO 45001 के सेफ्टी ऑडिटर बन सकते हैं। इसी तरह वर्क एट हाइट की सेपरेट ट्रेनिंग ले लें, इवन दो कि यू आर नॉट गोइंग टू वर्क एट हाइट, लेकिन एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल नो हार्म टू ऐड वैल्यू इन शेप ऑफ सर्टिफिकेशंस, बिकॉज नॉलेज ऑलरेडी है आपके पास। प्रॉपर ट्रेनिंग फर्दर लें और उसके बाद एग्जाम पास करें एंड देन यू गेट दिस सर्टिफिकेशन ऑल्सो। तो जो जो भी आप समझते हैं ना कि वैल्यू ऐड कर सकती हैं, तो डोंट स्टॉप। इसी तरह स्कफ फोल्डिंग है, तो स्कफ फोल्डिंग सुपरवाइजर इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग लेने में ये बिल्कुल कबाहत ना फील करें कि आप सेफ्टी ऑफिसर हैं, आपको क्या ज़रूरत है इसकी। नो नो नो, इट इज़ ऑल लिंकिंग एक्चुअली, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल, ताकि आप सपोर्ट कर रहे हैं हर एक्टिविटी, हर प्रोसेस को, हर प्रोजेक्ट को। ओके। इसी तरह जो PFA है कि परमानेंट टैपिंग असेंबली ऑफ कंपोनेंट डिज़ाइन, यू नो, एंकर पॉइंट क्या होता है, फ्री फॉल क्या है, रोप ग्रैप क्या है, लैनियर क्या चीज़ होती है, बॉडी हार्नेस की ना। इसी तरह 100% टाई ऑफ क्या चीज़ है, सस्पेंशन ट्रॉमा, लाइफ लाइन क्या चीज़ है। तो ये जब आप वन बाय वन इन डेफिनेशंस पे जाएंगे इंशाल्लाह, तो यू विल गेट इनसाइट्स एंड रीजन टू फर्दर रिसर्च। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, और अपने ट्रेनिंग चैनल पे स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि ISO 45001 के इंटरनल ऑडिटिंग की जो है वो वीडियोस में अपलोड करूं रिकॉर्ड करने के बाद। और उसमें कई बार मैं ये ऑप्शन दे सकता हूँ कि आप पहले जो है वो थोड़ा स्टडी करें ट्रेनिंग जोन पे, उसके बाद मेरे साथ क्लास लें एंड देन पास द एग्ज़ाम एंड यू विल बी सर्टिफाइड एज अ internal auditor of ISO 45000। सेम वे यू कैन बी सर्टिफाइड एज अ लीड ऑडिटर, लेकिन उसमें इन कैमरा आपका एग्जाम होगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।